वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री में चैप्टर 2 चला हुआ है विलियन, और हमने उसमें आपको विलियन के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई थी और दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपको बताया गया था, मोलरता के और मोललता के। आज हम आपको एक तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताएंगे जो कि है मोल फ्रैक्शन, यानी मोल प्रभाज्य या मोल अंश। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है विलियन। तो आज मोल प्रभाज्य के बारे में हम आपसे बात करेंगे। मोल प्रभाज्य या मोल अंश, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन। तो आज मोल फ्रैक्शन के बारे में ही यह लेक्चर हम आपको बहुत कुछ इस लेक्चर में बताएंगे। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ध्यान से सुनो जरा। मोल फ्रैक्शन से हम किसी भी विलियन में ये बता देते हैं कि इस विलियन के जो अवयव हैं उनके मोलों की संख्या कितनी कितनी है। मान लो हमारे पास एक विलियन है एथिल अल्कोहल का और जल का, तो हम मोल फ्रैक्शन से ये बता पाएंगे कि इस विलियन में जल के मोल कितने हैं और एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं। तो मोल प्रभाज्य को सिंपली डिनोट करते हैं एक्स से, और मोल प्रभाज्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल प्रभाज्य बराबर अवयव के मोल या अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोल अपॉन विलियन के कुल अवयव के मोल, विलियन के कुल अवयव के मोल। मतलब विलियन में जो तुम्हारे सारे अवयव हैं उनके मोल। अब देखो होता क्या है, जब तुम मोल प्रभाज्य निकल लोगे तो मोल प्रभाज्य तुम्हें विलेय के मोल अलग बता देगा, विलायक के मोल अलग बता देगा। सिंपली तुम्हारा जो विलियन होता है वो द्विअंगी होता है। द्विअंगी मतलब उसमें दो पदार्थ मिले हुए होते हैं। अगर तुम्हें किसी द्विअंगी विलियन का मोल प्रभाज्य निकालना है तो उसके लिए मोल प्रभाज्य का फॉर्मूला ये होगा, पहले वाले का या किसी भी एक का निकालने के लिए हम फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, x1 बराबर x1 n1 अपॉन n1 प्लस n2। इससे हमें केवल एक पदार्थ का ही मोल प्रभाज्य मिल पाएगा, और अगर हमें दूसरे पदार्थ का भी निकालना है तो n2 अपॉन n1 प्लस n2। इस प्रकार से तुम एक द्विअंगी विलियन के दोनों पदार्थों का मोल प्रभाज्य निकाल दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई त्रिअंगी विलियन है, मतलब जो तीन पदार्थों से मिलकर बना हुआ हो, उसके लिए तुम इस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे। तो त्रिअंगी विलियन है तो तीनों का अलग अलग मोल प्रभाज्य निकलेगा। अभी तक तुमने दो का निकालना है, तो तीसरे का निकालने के लिए तुम x3 बराबर लिख दोगे n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, और इनमें भी तुम n3 बढ़ा दोगे अगर त्रिअंगी विलियन है। और अगर द्विअंगी विलियन है तो बस n1 अपॉन n2। त्रिअंगी विलियन में n3 भी तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोल प्रभाज्य का फॉर्मूला होता है अपॉन में विलियन के कुल अवयवों के मोल। कुल अवयव कितने हैं, द्विअंगी में 2 थे, त्रिअंगी में 3 अवयव हो गए, तो इस बार तीनों अवयवों के मोलों की संख्या तुम्हें लेनी पड़ेगी। और अगर बात करें कि मोल प्रभाज्य टेम्परेचर पर निर्भर करता है या नहीं, तो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। मतलब तुम टेम्परेचर को घटाओ या बढ़ाओ, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मोल प्रभाज्य पर आधारित तुम्हें एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर और न्यूमेरिकल लेक्चर के बाद में तुम्हें करने को मिल जाएंगे, उससे भी तुम्हें मोल प्रभाज्य अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सवाल यह है कि 36 ग्राम जल में 40 ग्राम एथिल अल्कोहल मिलाने पर दोनों का मोल प्रभाज्य ज्ञात करो। तो 36 ग्राम जल दिया गया और 40 ग्राम एथिल अल्कोहल, तो हम W से डिनोट करते हैं ग्राम को। 36 ग्राम एक है और 40 ग्राम एक है। 36 ग्राम जल है, 40 ग्राम एथिल अल्कोहल है। अब दोनों W को, एक को W1 मान लो, एक को W2 मान लो। अब दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज्य निकालना है, द्विअंगी विलियन है, तो फॉर्मूला लगा दोगे n1 अपॉन n1 प्लस n2। इससे chi1 निकलेगा। तुमने यहाँ पर W1 जल का मानना है तो इससे जल का मोल प्रभाज्य निकल जाएगा। तुम यहाँ A से भी लिख सकते हो x वाटर, इसका मतलब है कि मोल प्रभाज्य वाटर का। इसको तुम x2 भी लिख सकते हो या लिख सकते हो x एथिल अल्कोहल। इससे पता लगेगा कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज्य है। जिसकी भी तुम बात करोगे उसके ही मोलों को ऊपर फॉर्मूले में लिख देना है,
और मोल प्रभाज निकल जाएगा। अब फॉर्मूले में है N1 N2, लेकिन सवाल में मान दिए गए हैं W1 और W2 के, तो अब इनके मान कहाँ से लाएंगे? तो हमने तुम्हें पढ़ा रखा है N बराबर W अपॉन M। यहाँ पर W1 है तो N1 बराबर W1 अपॉन M1। अब W1 का मान सवाल में तुम्हें दिया हुआ है, लेकिन M1 का नहीं है। M का मतलब होता है अणुभार। अब अणुभार की एथिल होल की बात नहीं हो रही है, जल की बात हो रही है, क्योंकि हमने जल को ही W1 मान रहा है, तो M1 जल का ही अणुभार होगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए सिंपली H2O का अणुभार 18 होता है, तो W1 का मान 36 और अपॉन में 18, तो तुम्हें मिल गया N1 का मान 2। अब N2 निकालने के लिए तुम फॉर्मूला लगा दोगे W2 अपॉन M2। अब W2 की वैल्यू 46, लेकिन यहाँ पर M2 कहाँ से लाएंगे? तुम्हें पता होना चाहिए एथिल अल्कोहल C2H5OH। और अगर तुम इसका अणुभार निकल लोगे तो हमने तुम्हें सिखा रखा है, दोबारा देख लो, 24 + 5 + 16 + 1, 24 और 16 हो गए 40 और 6 46, तो इसका अणुभार होता है 46 ग्राम प्रति मोल। तो अपॉन में यहाँ पर हम रख देंगे 46 के अपॉन में 46, तो आ जाएगा 1। अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो और वैल्यू पुट करते ही मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो Chi1 बराबर N1 की वैल्यू 2 और अपॉन में 2 + 1 यानी 2 अपॉन 3, ये वैल्यू होगी Chi1 की। अब अगर तुम Chi2 की निकल लोगे तो N2 की वैल्यू है 1 और अपॉन में 2 + 1 यानी 1/3। और मोल प्रभाज बच्चों किसी भी विलयन का 1 होता है, कुल मोल प्रभाज। अब यहाँ पर तुमने Chi1 और Chi2 निकाला है, अब तुम इन दोनों को जोड़ कर देख लो, अगर दोनों को जोड़ने के बाद 1 आता है तो तुमने मोल प्रभाज सही निकाल दिया, वरना अगर 1 नहीं आता तो मोल प्रभाज सही नहीं निकला। तो अगर तुम इन दोनों को जोड़ो, Chi बोल लो, X बोल लो इसको, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों 1 के बराबर आने चाहिए। तो ये है तुम्हारा 1/3 और प्लस 2/3, तो ये हो गया 2 और 1 3/3, 3 एकम 3 1 आ गया। कुछ किताबों में मोल प्रभाज को काई से डिनोट करते हैं और कुछ किताबों में एक्स से डिनोट करते हैं। तो हम अगर काई भी बोल रहे हैं इसका मतलब भी मोल प्रभाज है, या एक्स बोल रहे हैं तब भी मोल प्रभाज ही है। तो ऐसे तुम मोल प्रभाज को निकाल सकते हो। तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, अगर दो तुम्हारे पदार्थ हैं विलयन में, यानी द्विअंगी विलयन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा केवल N1/N1 + N2, वहां पर N3 नहीं आएगा। अगर 3 पदार्थों से बना हुआ विलयन है, त्रिअंगी विलयन है, तो वहां पर N3 भी आएगा, ये तुम्हें याद रखना है। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है तुम्हारा, इस चैप्टर में हमने तुम्हें 9 प्रकार के विलयनों के बारे में बताया था, लेकिन उनमें से केवल 2 ही विलयनों के बारे में इस चैप्टर में तुम डिटेल से पढ़ोगे, जो कि है तुम्हारा एक तो गैस में द्रव में गैस का विलयन और दूसरा है ठोस और द्रव का विलयन। तो आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, गैस को अगर हम द्रव में विलयन बनावे तो कैसे गैस को द्रव में मिलावेंगे और गैस द्रव विलयन कैसे बनेगा, इस बारे में ही आज हम अगला टॉपिक बात करते हैं, गैसों के द्रव में विलयन की। तो ऐसा विलयन जो द्रव में गैस मिला हुआ हो, तुमने देखा भी है और इवन पिया भी है, जो कि तुमने देखा है कोका कोला, पेप्सी, ये सब तुम्हारे ऐसे ही विलयन हैं जिनमें बहुत ही हाई प्रेशर में गैस को द्रव में घोला जाता है। तो आज हम यहाँ पर गैसों की द्रव में विलेयता की ही बात करेंगे। मतलब अगर हमें उस गैस को द्रव में घोलना है तो क्या क्या फैक्टर हैं जो उस चीज को इफेक्ट करने वाले हैं, आज इसी बारे में बात होगी। तो टॉपिक है गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। देखो होता क्या है, जो तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक या ये जो पेप्सी, कोका कोला वगैरह होते हैं, इनमें हम करते क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, मतलब लिक्विड एक पदार्थ होता है, और उसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम गैस के मॉलिक्यूल्स को, ये ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हम दिखा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, हम क्या करते हैं, इसको प्रेशराइज करके, किसी भी चीज से प्रेशराइज करके इनको इस द्रव में घोल देते हैं। तो अब इस द्रव में घोलने के लिए क्या क्या फैक्टर इसमें इफेक्ट डालते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो होती है गैस की या द्रव की प्रकृति। ध्यान दो जरा, गैस की प्रकृति। अब तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने एक चीज पढ़ी होगी सभी बच्चों ने 11th क्लास में, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होता है वैसे को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक।
अब अगर हम बात करें, हमारे पास एक गैस है HCl। तुम्हें पता होना चाहिए HCl एक पोलर गैस है, ध्रुवीय गैस है। कैसे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिससे क्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, उसमें पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इस वजह से HCl एक पोलर गैस है। अब अगर हम बात करें वाटर की, तो पता होना चाहिए वाटर H2O भी पोलर होता है। कैसे? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। अब यहाँ पर HCl भी ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय है, दोनों की दोनों चीज एक जैसी हैं, तो HCl जल में बहुत ही आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, वंडरवाल अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के कारण ये अणु एक दूसरे करीब आएंगे और करीब आने की वजह से HCl जल में घुल जाएगी। अब अगर हम बात करें ऐसी गैसों की जो ध्रुवीय नहीं है, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 या नाइट्रोजन N2, तो क्या ये गैस ध्रुवीय है? तुम्हें पता होना चाहिए ये गैस ध्रुवीय नहीं है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, ना इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता ना इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता, इस कारण ये अध्रुवीय गैस है। और अध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेंगी, घुल तो जाती हैं लेकिन हमें बहुत ही असामान्य स्थिति पैदा करनी पड़ती है, मतलब प्रेशर बहुत हाई और टेम्परेचर बहुत लो करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली इजीली ये नहीं घुल पाती। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुली हुई होती है, केवल इतनी घुलती है जिससे समुद्री जो तुम्हारा जलीय जीवन है वो बना रहे, उनको समुद्री जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होती रहे वाटर से, केवल इतनी मात्रा में घुलती है। लेकिन जो ध्रुवीय गैस होगी वो जल में बहुत आसानी से घुल जाएगी। अब दूसरी चीज यहाँ पर जो इफेक्ट डालती है वो होता है टेम्परेचर, तापमान। अब देखो होते हो क्या सकता है टेम्परेचर से, हमें इन गैस के अणुओं को यहाँ पर इस वाटर में डिसॉल्व करना है। अब हमने यहाँ पर बर्नर लगा दिया, मान लो इस पात्र के नीचे एक बर्नर लगा दिया और बर्नर से हमने इसको पात्र को हीट करना शुरू किया। तो जैसे ही तुम इसको हीट दोगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से और दूर दूर भागेंगे, और जितनी दूर दूर जाएंगे ये उतनी ज्यादा गैसीय फॉर्म में विस्तृत होते चले जाएंगे, मतलब जल में घुलने की तरफ ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है, हमें टेम्परेचर को बहुत ही लो रखना पड़ेगा। जितना हम टेम्परेचर लो करते जाएंगे तो उतने ही मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते जाएंगे, और तुम्हें पता होना चाहिए गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और द्रव के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। तो जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे तो द्रव में घुलने शुरू हो जाएंगे। तो तुम ध्यान दो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों की विलेयता जल में घटेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सोल्यूबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में विलेयता को, तो सोल्यूबिलिटी घटेगी। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी घटेगी, लेकिन अगर तुम टेम्परेचर घटाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी, टेम्परेचर से उल्टा होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सोल्यूबिलिटी घट रही है, टेम्परेचर घटा रहे हो तो सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के विलेयता के। अब होता यह है, पूछ लिया जाता है कि अगर हम गैस को द्रव में मिला रहे हैं तो इस प्रक्रम में उष्मा हमें देनी पड़ेगी या उष्मा निकलेगी। तो याद रखो, अगर तुम किसी भी गैस को लिक्विड में मिला रहे हो तो ये एक उष्मा सेपी प्रक्रम है। उष्मा सेपी मतलब इसमें से उष्मा बाहर निकलती है, और ये पूछा जाता है कि द्रव को गैस में मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने 11वीं क्लास में सब बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है कि अगर हम किसी भी केमिस्ट्री में अगर हम किसी भी निकाय को हीट देते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर उससे उष्मा हमें मिलती है तो एंथैल्पी परिवर्तन निगेटिव होता है। तो इस प्रक्रम के लिए डेल्टा H की जो वैल्यू है वो निगेटिव होगी, ये तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात ये पूछ जाता है कि एंट्रोपी परिवर्तन बताओ। अब एंट्रोपी कुछ बच्चों को नहीं पता होता क्या होता है बच्चों। एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब फैलने की मात्रा को हम बोलते हैं एंट्रोपी।
अब यहाँ पर होता क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे, फुल फ्रीडम थी उनको, लेकिन हमने उनको कंडेंस करना शुरू कर दिया, करीब करीब लाना शुरू कर दिया। अब एंट्रोपी जो है वो घटती जा रही, और अगर एंट्रोपी घटेगी तो एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस तुम्हारा निगेटिव होगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है। जैसे वर्षा का होना, इसमें एंट्रोपी परिवर्तन जो है तुम्हारा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो पहले वर्षा होने से पहले जो तुम्हारा वाटर था वो क्लाउड्स में था, बादल में, बादलों के पास फुल फ्रीडम है, उधर उधर कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, पानी जो है तुम्हारा भूमि पर आ गया, उसके पास इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी के जब वो बादलों में था, जब उसके पास फ्रीडम थी। तो यहाँ पर भी एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक है। एंथैल्पी परिवर्तन के लिए केवल तुम्हें परक्रम पर ध्यान देना है कि यहाँ पर फ्रीडम जो है वो घट रही है या बढ़ रही है। तो अगर तुम्हें किसी भी गैस को वाटर में डिसोल्व करना है, वाटर में या किसी भी लिक्विड में, तो तुम्हें टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। अगर तुमने टेम्परेचर हाई किया तो गैस कभी भी वाटर में डिसोल्व होने वाली नहीं है। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। और जो अगर ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है तो उसमें ध्रुवीय गैस बहुत जल्दी घुलेगी, और अगर ए ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है तो ए ध्रुवीय गैस, जैसे तुम्हारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये उसमें बहुत जल्दी से घुल जाएंगे। अब हम अगले फैक्टर की बात करते हैं जो कि है प्रेशर। अब प्रेशर से क्या होगा, तुम खुद ध्यान दो। अगर तुमने यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये तुम्हारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये करीब करीब होते जाएंगे, और जितने भी मॉलिक्यूल करीब आएंगे गैस के, वो द्रव की फॉर्म में होते जाएंगे। और जब गैस तुम्हारी द्रव बनने लग रही है और नीचे भी द्रव है, तो द्रव द्रव में बहुत जल्दी विलय होगा। तो अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो विलयता बढ़ेगी। मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी, प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी। मतलब जितना प्रेशर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी उतनी के विलयता भी उतनी ही गैसों की दरों में बढ़ती जाएगी। अब इसी का ही प्रयोग हेनरी ने अपने एक नियम को बनाने में किया, जिसे हम जानते हैं हेनरी के नियम के नाम से। तो अगले लेक्चर में हम आपको हेनरी का नियम पढ़ाएंगे, और इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल देंगे मोल प्रभाज पर आधारित, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो कि इन पर आधारित होंगे, मतलब गैस की प्रकृति पर, प्रेशर पर और टेम्परेचर पर। तो सभी को उन क्वेश्चनों करने की कोशिश करनी है, और अगले वाले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे हेनरी के नियम के बारे में। उम्मीद है जो चीजें तुम्हें बताई हैं समझ में आई होंगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक नहीं किया, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन तुमसे आ जाएगा। और जो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं हर एक बच्चा उन्हें करने की जरूर ट्राई करें, और इन चीजों पर बहुत ही फोकस रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम्हारे लिए, जैसे कि एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक है या ऋणात्मक, एंट्रोपी धनात्मक है या ऋणात्मक। इन चीजों को खास तौर से तुम्हें याद रखनी है बोर्ड के लिए, कि इन पर बहुविकल्प आता है बोर्ड में। ठीक है, तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा